कहानी शुरू होती है टोक्यो शहर की एक आम सुबह से। लोग रोज की तरह अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त हैं। एक हेयर ड्रेसर कायाशिमा अपने मन में उलझा हुआ है, सोच रहा है कि क्या उसे आज किसी खास इंसान से मिलना चाहिए या नहीं। दूसरी तरफ एक स्कूल की स्पोर्ट्स टीचर साई प्लेटफॉर्म पर खड़ी है अपने काम पर जाने के लिए। अचानक उसकी नजर अपने पुराने क्रश शिराहामा पर पड़ती है, लेकिन शिराहामा उसे पहचान नहीं पाता। वह भी उसी ट्रेन का इंतजार कर रहा है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और तीनों उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं बाकी यात्रियों के साथ। सब अपने अपने विचारों में डूबे हैं। तभी अचानक एक भूकंप अलर्ट आता है। हड़कंप मच जाता है, चीजें गायब होने लगती हैं और ट्रेन एक सुरंग में तेजी से घुस जाती है। एक जोरदार धमाका होता है और यात्री इधर उधर गिर जाते हैं। जब ट्रेन रुकती है और लोग बाहर निकलते हैं तो पाते हैं कि वे एक घने जंगल में हैं, बिल्कुल अनजानी जगह। कोई मोबाइल सिग्नल नहीं है, न ही किसी तरह की मदद का संकेत। इसी दौरान शिराहामा खुद को एक फायर फाइटर के रूप में पहचानता है और सबको सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। वह कायाशिमा और साई के साथ सुरंग के उस पार जाने की योजना बनाता है ताकि मदद मिल सके। लेकिन जब वे बाहर पहुंचते हैं तो वहां केवल वीरान पहाड़ और रेगिस्तान दिखाई देता है। वापस लौटकर वे बाकी यात्रियों को यह बताते हैं, जिससे घबराहट और बढ़ जाती है। अब लोग मानने लगते हैं कि वे किसी और दुनिया में फंस गए हैं। शिराहामा सब यात्रियों से नाम पूछकर एक लिस्ट बनाता है, लेकिन कायाशिमा अपना नाम बताने से इनकार कर देता है। इस बीच रीना नाम की एक लड़की कायाशिमा के बैग में एक जेल का खत और कैंची पाती है। जब खाने की चीजें चोरी हो जाती हैं, तो वह कायाशिमा पर चोरी का आरोप लगा देती है। लोग उस पर शक करने लगते हैं। दिल टूटने पर कायाशिमा ग्रुप से अलग होकर अकेले वापस जाने का फैसला करता है। थोड़ी देर बाद एक वीडियो ब्लॉगर अपनी फुटेज में रीना को चोरी करते हुए देखता है और सबको दिखा देता है। अब सबको पता चलता है कि कायाशिमा निर्दोष था। रीना को कोई पछतावा नहीं होता। साई और शिराहामा उसे डांटते हैं और फिर दोनों मिलकर कायाशिमा को ढूंढने जाते हैं। वह एक खतरनाक चट्टान पर लटकता हुआ पाया जाता है, लेकिन समय रहते दोनों उसे बचा लेते हैं। अब सब मिलकर जंगली जीवन में जीने की कोशिश करते हैं। एक दिन एक छात्र एक कैन पाता है जिस पर 2026 की तारीख छपी होती है। इसी तरह और भी संकेत मिलते हैं कि वे भविष्य में पहुंच चुके हैं, शायद 30 साल आगे। अब उन्हें समझ आता है कि यह कोई जादुई दुनिया नहीं, बल्कि धरती का भविष्य है जहां सभ्यता खत्म हो चुकी है। हालात बिगड़ते जाते हैं, पानी की भारी किल्लत हो जाती है और चोरी का आरोप फिर किसी पर लगता है। इस बार असली चोर तानाका नाम का एक बुजुर्ग निकलता है जो पानी के बदले पैसे मांगता है। कायाशिमा उसे डराकर आखिरकार पानी के स्रोत तक ले जाता है। इसके बाद कुछ लोग पानी की तलाश में निकलते हैं और एक नदी खोज निकालते हैं। वहां से वे आशा लेकर लौटते हैं, लेकिन अब तक सब जान चुके होते हैं कि उन्हें शायद कभी अपने पुराने जीवन में वापस लौटने का मौका न मिले। कायाशिमा अपनी बीती जिंदगी की कहानी बताता है कि कैसे उसने अपने छोटे भाई तत्सुया को पाला, जिसने बाद में अपराध में फंसकर जेल की हवा खाई। वह भाई का खत साथ लाया था जो उसी दिन जेल से रिहा होने वाला था जब यह हादसा हुआ। बाहर की दुनिया में तत्सुया अपने भाई को ढूंढता है और मानने को तैयार नहीं कि उसका भाई मरा है। स्टेशन पर अन्य गुमशुदा लोगों के परिवार भी जवाब मांग रहे होते हैं। उधर जंगल में तानाका एक अजनबी व्यक्ति को देखता है और उसका पीछा करता है। वह कशिमा के हेयर ड्रेसिंग टूल्स चुरा लेता है। बाद में वापस आकर बताता है कि उसने टोपी पहने किसी अनजान आदमी को देखा था। इसके बाद जहर वाली बेरी खाने से साई बीमार पड़ जाती है, लेकिन समय रहते उसे बचा लिया जाता है। लोग अब जंगल के खाने पीने की चीजों से और सतर्क हो जाते हैं। वे आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करते हैं। बांस से चम्मच बनाना, कार्ड को चाकू की तरह इस्तेमाल करना आदि। एक दिन एक जहरीला पौधा सूप में मिल जाता है, जिससे कायाशिमा को शक होता है कि तानाका ने जानबूझकर जहर मिलाया है। शिराहामा इस बात से सहमत नहीं होता, जिससे दोनों में बहस हो जाती है। शिराहामा फिर तानाका को ढूंढने अकेला चला जाता है और जंगल में गिरकर घायल हो जाता है। अगले दिन जब वह वापस लौटता है तो वह कशिमा के हेयर टूल्स वापस लेकर आता है। यह देखकर कायाशिमा भावुक हो जाता है। वे सब एक दूसरे का सहारा बनने लगते हैं। इसी बीच पुलिस एक रहस्यमयी टोपीधारी संदिग्ध को खोज रही है जो उसी ट्रेन में चढ़ा था जो अब लापता है। आखिर में जंगल में शिराहामा, कायाशिमा और काटो एक टोपीधारी व्यक्ति को देखते हैं और तभी काटो पर हमला होता है। वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है और यहीं एपिसोड खत्म होता है।